तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के आइडियाज़ ऑन इंस्टीट्यूशंस एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट सिलेबस की फिफ्थ यूनिट राज्य एंड राष्ट्र। फोर्थ यूनिट में आपने इंस्टीट्यूशंस ऑफ सभा एंड समिति को समझा था, विच एक्टेड एज एन इंसाइट इनटू द कंसेप्शन ऑफ प्रोटो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट फॉर यू। बट इन दिस यूनिट हम मच मोर स्पेसिफिक कंसेप्ट्स देखने वाले हैं रिगार्डिंग राज्य एंड राष्ट्र। Broadly, we'll cover all the subtopics of both these concepts and also be seeing their correlation to ensure conceptual clarity as well as exam preparedness in one shot. राज्य यानी स्टेट के साथ साथ राष्ट्र की बात भी आज के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में काफ़ी ऑफन सुनने मिलती है, तो चलिए डेप्थ में समझते हैं इन कंसेप्ट्स को। टुवर्ड्स द एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ व्यूज़ भी देखेंगे, तो लेट्स बिगिन। अगर हम क्लासिकल इंडियन पॉलिटिकल थॉट को देखें तो दो शब्द बहुत ही सेंट्रल हैं, राज्य और राष्ट्र। दोनों को अक्सर एक ही माना जाता है, लेकिन असल में इनके मीनिंग्स अलग होते हैं। राज्य का मतलब है गवर्निंग अपैरेटस, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री और लीगल फ्रेमवर्क जिसमें रूलर अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है। अर्थशास्त्र और मनुस्मृति जैसे टेक्स्ट्स राज्य को एक ऐसे सिस्टम के रूप में समझते हैं जो धर्म इन्फोर्स करता है, प्रजा की रक्षा करता है, अर्थ यानी रिसोर्सेज मैनेज करता है और न्याय प्रोवाइड करता है। लेकिन राष्ट्र एक और गहरा कंसेप्ट है। ये सिर्फ सरकार या रूलर तक सीमित नहीं है, बल्कि एक कल्चरली बाउंडेड कम्युनिटी को दर्शाता है, एक जोड़ा हुआ समाज जिसकी एक आत्मा और पहचान है। सिंपल शब्दों में राज्य उस पॉलिटी का शरीर है और राष्ट्र उसका एसेंस, उसकी आत्मा। महाभारत कहता है कि राज्य सिर्फ एक ज्योग्राफिकल या भौगोलिक यूनिट नहीं है, बल्कि एक मॉरल और सिविलाइजेशनल आइडिया है। एक ऐसी यूनिटी जो शेयर्ड वैल्यूज़ और वर्ल्ड व्यू से बनती है। इसी वजह से अगर राज्य हो पर राष्ट्र ना हो तो पॉलिटी अनस्टेबल हो जाती है, और अगर राष्ट्र हो तो उससे सस्टेन करने के लिए एथिकल और फंक्शनल राज्य ज़रूरी होता है। अगर इसे मॉडर्न टर्म्स में समझें तो ये स्टेट और नेशन के बीच का फ़र्क जैसा है, लेकिन इंडियन ट्रेडिशन में दोनों को अलग-अलग प्रायोरिटाइज़ नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें म्यूचुअली डिपेंडेंट बना माना गया है। राज्य देता है प्रोटेक्शन, जस्टिस और ऑर्डर, जबकि राष्ट्र देता है लेजिटिमेसी, मोरल कोहेजन और इमोशनल रूटेडनेस। ये डुअल कंसेप्शन हमें बताता है कि पॉलिटिकल लाइफ के दो पहलू हमेशा साथ-साथ चलते हैं, प्रैक्टिकल गवर्नेंस और स्पिरिचुअल एथिकल यूनिटी। राष्ट्र का मतलब सिर्फ ज़मीन या टेरिटरी नहीं है, बल्कि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है जो शेयर्ड बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस और एस्पिरेशंस पर टिकी है। वैदिक और लेटर टेक्स्ट में इसे एक वैल्यू लेडन आइडिया के रूप में देखा गया, जो धर्म और संस्कृति से जुड़ता है। अथर्ववेद और ऋग्वेद में राष्ट्र को एक यूनिफाइड कलेक्टिव माना गया है, एक ऐसी कम्युनिटी जो रित और धर्म यानी कॉस्मिक और सोशल ऑर्डर के साथ अलाइंड हो। यहाँ किंग सिर्फ लैंड का रूलर नहीं था, बल्कि राष्ट्र का गार्जियन, जिसकी ड्यूटी थी कि वो कलेक्टिव आइडेंटिटी की इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करे। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वैदिक सोच में राष्ट्र का मतलब ना तो फिक्स्ड बॉर्डर्स था, ना ही एक एथनिसिटी, बल्कि एक रिचुअल्स, किनशिप, लैंग्वेज और शेयर्ड नॉर्म से बनता था। अथर्ववेद के बुक 6 हिम 64 में एक श्लोक कहता है, मे द राष्ट्र बी फ्री फ्रॉम एनिमीज, मे इट फ्लरिश विथ राइचियस पीपल एंड अ लर्नड रूलर। यानी फ्री फ्रॉम एनिमीज पीपल का होना और राइचियस पीपल का होना और एक लर्नड रूलर का होना। ये दिखाता है कि राष्ट्र का असली एसेंस था मॉरल ऑर्डर और सोशल हार्मनी। इंडियन आइडियाज़ ऑफ राष्ट्र की सबसे बड़ी खासियत है उसका एथिकल और सिविलाइजेशनल कोर। वेस्टर्न नेशनलिज्म जहाँ ज़्यादातर मिलिट्री पावर, ज्योग्राफी या एथनिक यूनिटी पे बेस्ड होता है, वहीं इंडियन राष्ट्र हिस्टोरिकली मॉरल प्लूरलिज्म और कोएग्जिस्टेंस को एम्फसाइज करता है। यहाँ मकसद था अदर को एक्सक्लूड करना नहीं, बल्कि हर डाइवर्स एलिमेंट को धर्म के शेयर्ड मॉरल ऑर्डर में इंटीग्रेट करना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस, जिन्होंने रिलीजन और लैंग्वेज की बाउंड्रीज तोड़कर एक स्पिरिचुअल राष्ट्र बनाया जो डिवोशन, टॉलरेंस और लव पर खड़ा था। जैन और बुद्धिस्ट थॉट ने भी इसी तरह की कंपैशन और इंटरडिपेंडेंस और धर्म को एक बाइंडिंग फोर्स के रूप में हाईलाइट किया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो मेनली स्टेट क्राफ्ट का टेक्स्ट है, उसमें भी राष्ट्र का इम्पोर्टेंस क्लियर है। जनपद यानी पीपल प्लस लैंड और लोक संग्रह यानी वेलफेयर ऑफ द पीपल।
को राज्य के कोर एलिमेंट्स बताए गए हैं। पॉइंट ये है कि अगर कोहेसिव और एथिकली गाइडेड राष्ट्र ना हो तो राज्य टिक ही नहीं सकता। राष्ट्र ही स्टेट की ड्यूरेबिलिटी का बेस है। 1920th सेंचुरी के फ्रीडम स्ट्रगल में राष्ट्र का आइडियल एक नए रंग में ढल गया। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन नहीं था बल्कि एक स्पिरिचुअल और कल्चरल रेनेसां का कॉल बन गया। बंकिम चंद्र चैटर्जी ने वंदे मातरम के थ्रू भारत को एक मदरली राष्ट्र के रूप में इमेजिन किया, सेक्रेड और नर्चरिंग। और अरबिंदो ने इसे और भी इंटेंस बनाया, भारत माता को शक्ति इनकारनेट बताया, जिसमें डिवाइन एनर्जी और पॉलिटिकल एस्पिरेशन दोनों जुड़ गए। गांधी का राष्ट्र अलग था, उन्होंने इसे बेस किया सर्वोदय यानी वेलफेयर ऑफ ऑल और अहिंसा पे। उनके लिए ट्रू राष्ट्र तभी पॉसिबल था जब राम राज्य स्टैब्लिश हो, एक ऐसी पॉलिटी जो विलेज, सेल्फ रूल, एथिकल कंडक्ट और जस्टिस पे खड़ी हो। लेकिन अंबेडकर ने एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिक दिया, उन्होंने वार्न किया कि अगर राष्ट्र सिर्फ कल्चरल या स्पिरिचुअल इमेजिनेशन बनकर रह गया तो वो एक्सक्लूजनरी हो सकता है। उनके लिए एक जेन्युइन राष्ट्र वही होगा जो सोशली जस्ट, इंक्लूसिव और सबको डिग्निटी देने वाला हो, स्पेशली ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज के लिए। यानी फ्रीडम स्ट्रगल में राष्ट्र एक साथ कल्चरल रिवाइवल, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का फ्रेमवर्क बन गया। कंसेप्ट ऑफ राष्ट्र अपने अंदर डेप्थ और रिचनेस रखता है, लेकिन इसके कुछ सीरियस क्रिटिक्स भी हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब राष्ट्र को एक एक्सक्लूजनरी नेशनलिज्म के टूल के रूप में यूज़ किया जाता है, जहां कल्चरल होमोजेनाइजेशन होती है और माइनॉरिटीज़ या डिसेंटिंग वॉइसेस को मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। टैगोर ने इसी डेंजर की तरफ पॉइंट आउट किया था। उनके लिए राष्ट्र का मतलब हाइपर नेशनलिज्म नहीं था, बल्कि एक ह्यूमनिस्टिक कॉस्मोपॉलिटनिज्म था जो कंपैशन और यूनिवर्सल वैल्यूज़ पर बेस्ड हो। आज भी इंडिया में डिबेट इसी बात पर टिकती है, क्या राष्ट्र को हम लिविंग प्लूरल कम्युनिटी समझते हैं जिसमें डाइवर्सिटी, टॉलरेंस और इंक्लूजन हो, या फिर इसे एक मोनोलिथिक कल्चरल आइडेंटिटी बना दें जो एक ही डोमिनेंट ग्रुप के सिंबल्स और ट्रेडिशंस पर रेस्ट करे। इसलिए राष्ट्र के इंटरप्रिटेशन का सवाल सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं है, बल्कि आज के डेमोक्रेटिक और सोशल फैब्रिक के लिए भी क्रूशल है। एंशंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में राज्य की बात करें तो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर माना गया है जिसमें धर्म, न्याय और शांति इंस्टीट्यूशनलाइज हो सके। यानी कि राज्य का पर्पस था सोसाइटी को मत्स्य न्याय, जहां बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, इससे बचाना। टेक्स्ट जैसे महाभारत, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र सभी राज्य की नेसेसिटी को स्ट्रेस करते हैं, लेकिन उनका एम्फेसिस अलग है। मनु के लिए राज्य एक थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है, उनके हिसाब से किंगशिप एक डिवाइन मैंडेट है। राजा को देवताओं ने बनाया ताकि वो धर्म को इस्टेब्लिश करे। किंग एक धर्म प्रवर्तक है, यानी धर्म को चलाने वाला है। दूसरी तरफ कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में एक रियलिस्ट और रैशनल मॉडल दिया। राज्य यहाँ एक पावर इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम है सर्वाइवल और एक्सपेंशन। उन्होंने अपना फेमस सप्तांग थ्योरी दी, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। आप पढ़ ही चुके हैं सप्तांग थ्योरी को। इस तरह एंशंट इंडिया में राज्य एक मिक्स था, डिवाइन ड्यूटी और प्रैग्मेटिक स्टेट क्राफ्ट दोनों का। अशोक का राज्य एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक मॉरल टर्निंग पॉइंट था। पहले मौर्यन मॉडल पार और कनकेस्ट यानी दिग्विजय पे बेस था, लेकिन कलिंग वॉर के बाद अशोक को समझ आया कि असली विजय सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि धम्म विजय है, यानी कंपैशन और एथिक्स से होती है। उनके रॉक और पिलर एडिक्ट्स दिखाते हैं कि राज्य को उन्होंने एक मॉरल प्रोजेक्ट बना दिया। यहाँ अहिंसा, रिलीजियस टॉलरेंस और वेलफेयर ऑफ ऑल सेंट्रल थे। हॉस्पिटल्स, रेस्ट हाउसेस, वेल्स सब लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए भी ये बनवाए गए। धम्म महामंत्रास अपॉइंट किए गए जो ऑफिशियल्स और सिटीजन्स को एथिकल कंडक्ट की तरफ गाइड करते थे। अशोक ने राज्य को सिर्फ कोर्सिव स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक एथिकल और वेलफेयर स्टेट के प्रोटोटाइप में बदल दिया। इसी वजह से उनका मॉडल मॉडर्न टाइम्स में भी एक रिमाइंडर है, पावर का असली लेजिटिमेसी सिर्फ मोरालिटी और जस्टिस से आती है, फोर्स से नहीं। मिडेवल एरा में राज्य का कंसेप्ट और ज़्यादा डिवर्सिफाई हो गया, क्योंकि ये पीरियड था हिंदू, इस्लामिक और रीजनल ट्रेडिशंस के इंटरैक्शन का।
अर्ली मिडिवल हिंदू किंगशिप में राजा अभी भी धर्म का प्रोटेक्टर माना जाता था। मंदिरों के प्रति वर्णाश्रम ऑर्डर का रक्षक, धरती पर डिवाइन ऑर्डर का सिंबल। लेकिन यहाँ लेजिटिमेसी लीनिएज और रिचुअल्स से भी मिलने लगी। इस्लामिक रूल के साथ नए फ्रेमवर्क्स आए। दिल्ली सल्तनत और मुगल्स ने पर्जो इस्लामिक सॉवरेनिटी इंट्रोड्यूस की, जहाँ शरिया डिवाइन लॉ थी और राजा की जिम्मेदारी थी अदी यानी जस्टिस। अबुल फजल जैसे थिंकर्स ने अकबर के दरबार में इलेबोरेट थेरीज दी, जिसमें पर्शियन कॉस्मोलॉजी और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिज्म दोनों कंबाइंड थे। सबसे यूनिक था अकबर का सुलह कुल यानी पीस विथ ऑल। ये एक प्लूरलिस्टिक और टॉलरेंट मॉडल था, जिसमें रीजन, जस्टिस और इंक्लूसिविटी सेंट्रल थे। इस तरह मिडवल राज्य एक सिंथेसिस बन गया। सेंट्रल मोनार्की के साथ साथ कल्चरल एसिमिलेशन और रिलीजियस एकोमोडेशन का भी स्पेस था। मॉडर्न एरा में राज्य का मतलब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट ने एक ब्यूरोक्रेटिक और एक्सट्रैक्टिव सिस्टम इम्पोज किया। यहाँ सर्विलांस, कोडिफिकेशन और रेवेन्यू कलेक्शन सेंट्रल थे, जो इंडिजीनियस मॉरल किंगशिप और पब्लिक कंसल्टेशन से बिल्कुल अलग थे। इसके रिस्पॉन्स में गांधी ने राम राज्य का विजन दिया, एक मॉरल और डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट जिसमें धर्म, अहिंसा और ग्राम स्वराज के थ्रू गवर्नेंस होती है। लेकिन अंबेडकर ने क्लियर किया कि मॉडर्न राज्य को सिर्फ मोरालिटी पे नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इक्वल राइट्स और सोशल जस्टिस पे बेस्ड होना चाहिए। नेहरू का मॉडल सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट स्टेट का था। साइंस, प्लानिंग और डेवलपमेंट के थ्रू प्रोग्रेस को एम्फेसाइज करता था। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन स्टेट एक कंपोजिट राज्य बना, जिसमें वैदिक एथिक्स, बुद्धिस्ट मोरालिटी, इस्लामिक इन्फ्लुएंस और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सब कुछ एक ब्लेंड था। यही स्पिरिट हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखती है, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो वेलफेयर और प्लूरलिज्म दोनों बैलेंस करता है। राज्य और राष्ट्र इंडियन पॉलिटिकल थॉट के दो फाउंडेशन स्टोन्स हैं। एक तरफ मटेरियल और इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन दैट इज राज्य, और दूसरी तरफ मॉरल और कल्चरल विजन दैट इज राष्ट्र। ये दोनों अलग अलग नहीं थे बल्कि एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। हिस्ट्री में हम देखते हैं कि इन दोनों कंसेप्ट्स ने हमेशा इवॉल्व किया है साथ में, कभी धर्म और कंक्वेस्ट के कंटेक्स्ट में, कभी कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट के फ्रेम में। लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट रही है, इंडियन पॉलिटी ने कभी भी एथिकल को पॉलिटिकल से अलग नहीं किया है। राज्य बिना राष्ट्र के खोखला स्ट्रक्चर बनता जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रांग लेकिन स्पिरिचुअली वीक, और आखिर में डिसइंटीग्रेशन का रिस्क। वही राष्ट्र बिना राज्य एक सेंटिमेंट रह जाता है, इंस्पायरिंग तो सही लेकिन पॉलिसी और प्रोटेक्शन देने में इनकेपेबल। इसलिए राज्य और राष्ट्र की सिनर्जी ही इंडियन पॉलिटिकल थॉट की असली स्ट्रेंथ है। पार्थ चैटर्जी, जो कि प्रेजेंट डे में इंडियन एकेडेमिया के अहम पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, अपने ऐसे ऑल नेशंस आर मॉडर्न में एक बोल्ड क्लेम करते हैं कि इंडिया हमेशा से एक यूनिफाइड राष्ट्र नहीं था। नेशन का आइडिया एंशंट नहीं बल्कि मॉडर्न इन्वेंशन है, जो 18th-19th सेंचुरी में पॉपुलर सॉवरेनिटी और सिविक नेशनलिज्म के साथ डेवलप हुआ। पॉपुलर सॉवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, और ऐसा सिर्फ इंडिया के लिए नहीं कहते वो। चाहे इंडियंस द्वारा ये क्लेम किया जाए, ये दावा किया जाए, या ग्रीस के लिए ये दावा किया जाए कि एंशंट नेशन वहाँ एग्जिस्ट करता था, चैटर्जी इसको भी अपोज करते हैं और कहते हैं कि ऑल नेशंस आर मॉडर्न, नॉट ओनली अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट द वर्ल्ड। उनके अकॉर्डिंग मॉडर्न या मुगल एम्पायर्स को नेशन कहते हुए गलती हो जाती है। वो एम्पायर्स थे, मिलिट्री पावर और ट्रिब्यूट से जुड़े हुए थे, ना कि लोगों की कलेक्टिव कंसेंट से। मतलब एंशंट इंडिया एक सिविलाइजेशन थी, लेकिन नेशन स्टेट नहीं। वहाँ लोगों का कंसेंट ही नहीं है, कंसेंट ऑफ द गवर्नड नहीं है। मोनार्की के साथ एक नेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जिस नेशन को आज हम मॉडर्न डे में जानते हैं। चैटर्जी फर्दर क्रिटिक करते हैं कि मॉडर्न नेशनलिज्म अक्सर एक मिथिक एंशंट राष्ट्र बनाता है, वैदिक और सांस्कृतिक ट्रेडिशंस को ग्लोरीफाई करके, जबकि तमिल, बुद्धिस्ट, ट्राइबल और आदिवासी कल्चर्स को साइडलाइन कर देता है। ये सेलेक्टिव मेमोरी डेंजरस है, क्योंकि जेनेटिक और हिस्टोरिकल एविडेंस क्लियरली दिखाता है कि इंडियन सोसाइटी एक मिक्सिंग ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स का रिजल्ट है, ना कि एक सिंगल आर्यन लीनियज। इस तरह चैटर्जी नेशनलिज्म के एक्सक्लूजनरी टेंडेंसीज को अपोज करते हैं और इंक्लूसिव इमेजिनेशन की तरफ पुश करते हैं।
चैटर्जी का सबसे बड़ा इंसाइट ये है कि राष्ट्र एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के रूप में, जिसमें सिविक इक्वलिटी और शेयर्ड बिलोंगिंग हो, ये एंशियंट टेक्स्ट से इनहेरिट नहीं हुआ है, बल्कि मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, नैरेटिव्स और स्ट्रगल्स के ज़रिए क्रिएट हुआ है। पुराने टाइम्स में जिसकी हम बात करते हैं, एंशियंट पॉलिटिकल थॉट में, वहाँ तो किंग्स के पास कंसेंट था ही नहीं, वहाँ तो कोई भी आके टेरिटरी को इन्वेड कर सकता था और दूसरा नया राजा बन सकता था। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उस राष्ट्र में रहना चाहते थे, उस राज्य का पार्ट बनना चाहते थे। वो दिखाते हैं कि 20th सेंचुरी में स्टेट यानी राज्य और नेशन, राष्ट्र को फ्यूज़ करके पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी बनाई गई है, जो 20th सेंचुरी में हुआ है। लेकिन ये प्रोजेक्ट तभी सस्टेनेबल है जब वो इंक्लूसिव, प्लूरलिस्टिक और सेल्फ क्रिटिकल रहे। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए उनका ऐसे एक रिमाइंडर है, एंशंट राज्य राष्ट्र धर्म और अथॉरिटी पे सेंटर्ड थे, लेकिन मॉडर्न नेशन स्टेट को सिटीजनशिप, राइट्स और डेमोक्रेटिक इंक्लूजन को प्रायोरिटाइज करना होगा। चैटर्जी वार्न करते हैं कि एक इटर्नल नेशन का मिथ पॉलिटिकली मोबिलाइजिंग तो हो सकता है, लेकिन अगर वो हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी को इरेज करे और कल्चरल होमोजेनिटी इम्पोज करे, तो वो डेमोक्रेसी के स्पिरिट के खिलाफ है। एक लैंड जिसमें मल्टीपल एम्पायर्स रूल कर चुके हैं, वो इम्पीरियल किंगडम तो हो सकती है, एक मिलिट्री किंगडम हो सकती है, बट वो एक राष्ट्र नहीं हो सकता। तो ये था एक ग्लिम्स इनटू योर ट्रिपल आईपीटी फिफ्थ यूनिट राज्य एंड राष्ट्र। We have covered all that you would need for this unit, from the introduction to the core concepts and all the aspects of Rajya and Rashtra, its historical and modern conception, and the critique by Parth Chatterjee. अब कुछ PYQs देखें तो based on our slides content and the video, you could deal with all the questions around similarities and differences of Rajya and Rashtra, nationalism से इसका relation and other possible questions. In fact, already आप questions को read करते हुए ही अपने mind में काफ़ी clearly points generate कर पा रहे होंगे, और else you could rewatch the video. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या मोनार्की की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे आया क्वेश्चन मल्टीपल यूनिट्स की हेल्प लेके आंसर किया जा सकता है। सिर्फ किसी एक यूनिट से आंसर करना ज़रूरी नहीं। आप मत्स्य न्याय या ओरिजिन थेरीज की बात कर सकते हैं, सभा समिति को भी इंक्लूड कर सकते हैं एंड राज्य की बात भी कर सकते हैं। एक बेसिक प्रो टिप कॉलेज एग्जाम्स के लिए एंड स्पेसिफिकली फॉर दिस यूनिट, कि इवन इफ कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए, लेट्स से ओनली ऑन राज्य, फिर भी आप राष्ट्र के रिलेटेड कंसेप्ट्स लिख सकते हैं। ऑलमोस्ट पूरी यूनिट से हेल्प ले सकते हैं इन योर आंसर, इंटरलिंकिंग एवरीथिंग सेंट्रली टू राष्ट्र। इतना ही था इस वीडियो में। वी होप दैट यू विल प्रोसीड टू लर्न मोर ऑन द डिस्कस टॉपिक्स फ्रॉम वेरियस academic and non-academic sources. In the I button above and the description box, there are some easily navigable links which may aid your curiosity and understanding. Thank you so much for tuning in till the very end. The PDF of the slides could be downloaded from the WhatsApp and Telegram channels of The Political. Please press the like button, subscribe to The Political, and most importantly, share the video with your peers and classmates only if you find it helpful. जल्दी मिलते हैं with the next unit.